और मेरे पास भी करने को कुछ नहीं था, इसलिए मैंने भी उसकी बगल में जाकर सोने के बारे में सोचा। निया बेड पर सो रही थी और सोते हुए वे बहुत सुंदर लग रही थी। मैं बस उसे देखता ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद मैं भी उसकी तरफ गया और उसके बगल में जाकर सो गया। शाम के लगभग 7 बज रहे होंगे और निया अचानक अपनी आँख खोलती है और मुझे बोलती है, आज कहीं भी बाहर जाने का मूड नहीं है तो हम लोग डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगवा कर खा लेंगे। इतना कहने के बाद मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। उससे पहले वह फिर सो गई। मैं भी बहुत थक गया था, इसलिए मेरी भी आँख लग गई। अचानक महसूस हुआ कि निया का शरीर बहुत ठंडा पड़ गया है। अचानक उसका शरीर बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ गया था और उसकी त्वचा का रंग भी फीका पड़ गया था। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, इसलिए मैं उसका नाम लेकर उसे उठाने लगा। निया, निया उठो, लेकिन मुझे उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो परेशान होकर मैंने उसके दोनों कंधों को पकड़ा और उसे उठाया। उठाने के लिए हिलाने लगा। उसके दिल की धड़कन धीमी होने लगी थी। मैंने उसकी छाती के पास पपिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मैंने उसके मुंह में लगाकर सांस लेने में मदद कर रहा था, सीपीआर दे रहा था। अचानक निया ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें बहुत लाल और भयानक लग रही थी। वह अपने हाथों से मेरे मुंह को खरोचने लगी और बोलने लगी, मुझे किस करने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे किस कैसे की? उसके नाखूनों से मेरे चेहरे पर चोट के निशान उभरने लगे थे। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा था, क्योंकि निया को मैंने पहले भी बहुत बार किस किया है। उसने ऐसा बर्ताव कभी नहीं किया था। निया को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निया बहुत गुस्सा हो गई और उसने मुझे गले पर बहुत ज़ोर से काट दिया। उसके काटने के कारण मेरे गले से खून निकलने लगा था। फिर उसने मुझे उससे दूर करने के लिए बहुत ज़ोर से धक्का दिया। उस धक्के के कारण मैं सामने की दीवार से टकरा गया। उससे मेरे सिर के पिछले हिस्से में चोट लग गई थी। ये बिस्तर से उठी और मेरे पास आई और अपनी उंगलियां मेरे सीने में घोंपने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी छाती फाड़ देगी। मैंने उसे अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया ताकि मैं उससे बच सकूं। मेरे धक्के से भी दूर हो गई और बिस्तर से टकराकर बेहोश हो गई। जब मैं दीवार के साथ टकराया था तो वहाँ पड़ी टेबल का कोना मेरी कमर से टकराया था, जिसका एहसास मुझे अब हुआ था जब मैं उठने की कोशिश कर रहा था, पर मैं उठ नहीं पा रहा था। इसलिए मैं मदद के लिए चिल्लाया। सौभाग्य से मेरा दोस्त अपने रूम में था। वह तुरंत मेरी मदद के लिए आया। जब निया होश में आई तब पता चला कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उसने क्या किया है। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने निया से कहा कि वह मेरा घर छोड़कर चली जाए। उसने मुझसे जाने के कारण पूछा तो मैंने गुस्से में उससे कहा कि तुझे अब भी कारण जानने की आवश्यकता है? मेरी ये हालत देख लो, ये सब तुमने ही किया हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे शरीर में एक बुरी आत्मा है। ये सुनते ही निया रोने लगी और यहाँ से जाने लगी। जय को लगा कि वह इतनी रात को हॉस्टल कैसे जाएगी, तो इस घटना से इतना विचलित था कि उसने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। नेहा और तपन चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे। सब कुछ सुनने के बाद नेहा ने जैसे कहा कि जब निया के कमरे में वापस आई तो वह बहुत सही लग रही थी। उसके व्यवहार में कोई फ़र्क नहीं था। जय जवाब में कहता है, हाँ तुम्हारी बात सही है, जब वहाँ से गई थी तब वह बिल्कुल सही थी। अचानक नेहा का फ़ोन बजता है और घबराई हुई आवाज़ में खुशी कहती है, नेहा तुम कहाँ हो? जल्द से जल्द हॉस्टल आ जाओ। निया ने अपना होश खो दिया है और अजीब हरकतें कर रही है। यह सुनकर नेहा के पैरों के नीचे से ज़मीन फिसल जाती है और इससे पहले कि खुशी फ़ोन कट करती वह झट से उसे सूचित करती है और कहती है, निया तुम्हें चोट पहुंचा सकती है।
मैं जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँच रही हूँ। तुम सिर्फ एक काम करना, निया से हो सके तो दूर रहना और किसी और को भी उसके करीब मत जाने देना। खुशी को समझ नहीं आ रहा था नेहा क्या कह रही है, इसलिए वह उसे पूछती है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या मुझे अपनी प्यारी बहन को ऐसी हालत में छोड़कर उससे दूर चले जाना चाहिए? उसे चेतावनी देते हुए नेहा जवाब में कहती है, अभी कारण बताने का समय नहीं है। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। ये कहने के बाद नेहा फ़ोन काट देती है और जय और तपन एक दूसरे को देख रहे थे और तपन मामले की गंभीरता को समझते हैं और नेहा को लेकर तुरंत तपन हॉस्टल छोड़ने के लिए निकल जाता है। नेहा और तपन हॉस्टल पहुंचते हैं। हॉस्टल की दूसरी लड़कियां और खुशी नेहा के कमरे के बाहर खड़ी है। इसके अलावा हॉस्टल का एक सुरक्षा गार्ड भी खड़ा है। सबके चेहरे पर डर साफ नज़र आ रहा था। परिस्थिति ही ऐसी थी कि किसी ने सिक्योरिटी गार्ड को भी बुला लिया था। नेहा कमरा का दरवाज़ा खोलती है। सभी अंदर के दृश्य को देखने के लिए उत्सुक थे और एक दूसरे के करीब खड़े थे। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सबकी नज़र निया पर पड़ती है। वह अपने बिस्तर पर अपने बालों को खुला करके सो रही थी और उसका सिर बिस्तर के किनारे के नीचे की तरफ लटका हुआ था। इस कारण उसके खुले बाल ज़मीन को छू रहे थे। नेहा अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तपन उसे ऐसा करने से रोकता है। बाहर हो रहे बातों के शेर की आवाज़ जैसे ही निया के कानों से टकराती है, एकदम से उठकर निया बैठ जाती है। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। बाहर खड़ी कुछ लड़कियां निया की इस हरकत से डर गई थी। कुछ लड़कियां तो चिल्लाने भी लगी थी। उनकी चीख सुनकर अचानक निया बोल पड़ती है, जो डर गया वो मर गया। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए निया की आवाज़ पूरी तरह से बदल गई थी। तुरंत सभी लड़कियां वहां से भागी और अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। नेहा भी थोड़ी डर गई थी, फिर भी वह सिक्योरिटी गार्ड और तपन के साथ अंदर जाती है। उन्हें अंदर आते हुए देख निया बुरी तरह से हंसने लगती है और बोलती है, आप लोगों से कोई जिंदा नहीं बच सकता। मैं सबको मार डालूंगी। तुम लोगों में इतनी हिम्मत है कि तुम बिना डरे मेरे सामने आ रहे हो। तुम लोगों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये कहने के बाद निया बिस्तर से उठती है, अपने पैरों को बहुत ही अजीब तरीके से फैलाती है और भागकर कमरे से बाहर निकल जाती है। नेहा, तपन और गार्ड उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। निया भागते हुए लाइब्रेरी में पहुंच जाती है और अंदर की ओर चली जाती है। उसका पीछा करते करते ये लोग भी लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, उनको अचानक से तेज़ बदबू महसूस होने लगती है और अपनी आँखों के सामने ऐसा दृश्य देखते हैं कि उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अजीब सा दिखने वाला लाइब्रेरी में पता नहीं कैसे खंडर में तब्दील हो गया था। निया अंदर की तरफ आखिरी अलमारी के पास बैठी हुई थी और कुछ खा रही थी। करीब जाने पर पता चला कि निया के हाथ में खून से रंगे हुए थे। उसके मुंह में भी खून टपक रहा था और आधा खाया हुआ चूहा उसके हाथ में था। इस दृश्य को देखकर गार्ड बेहोश हो जाता है। तपन और नेहा भी थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेते हैं। तपन भी अपने मन में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता है। नेहा अपनी आंखों के सामने के दृश्य को देखकर निया पर चिल्लाती है, निया, तुम ये सब क्या कर रही हो? निया, निया, जवाब दो, तुम ये सब क्या कर रही हो? यह सुनकर निया नेहा के सामने देखने लगती है। उसकी आंखें इतनी लाल और भयंकर दिख रही थी, उसे देखकर किसी के भी पसीने छूट जाए। निया अपने हाथों को नेहा के पास लाती है और चूहों के बाइट लेती है और जब नेहा फिर कहती है, निया प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हें हुआ क्या है? मुझे अब डर लग रहा है। मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकती हो। यह सुनकर निया ने जवाब दिया, निया कौन? निया, मैं पलक हूँ।
अब ये शरीर मेरा है। निया को भूल जाओ और ये समझ लो कि निया मर चुकी है। और तुमने मुझे बताया ना कि तुम डर गई हो। लड़की, तुम सब लोग मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो डरने का अंजाम देखना चाहती हो? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि डर क्या होता है। ये कहते हुए निया उन लोगों की ओर जाने लगती है। तपन और नेहा डर के मारे पीछे हट जाते हैं। तपन बेहोश गार्ड के पैरों को पकड़ता है और उसे खींचता है। इतने में ही निया दौड़कर गार्ड के सीने पर बैठ जाती है। जैसे शिकारी पशु अपने शिकार को खाता है, उसी तरह वह भी अपने शिकार गार्ड को गले से खाने लगती है। तपन और नेहा लाइब्रेरी से बाहर की तरफ दौड़ते हैं और लाइब्रेरी छोड़कर नेहा के कमरे में आ जाते हैं। अंदर आते ही दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। दोनों की हालत ख़राब हो गई थी और दोनों के पसीने भी छूट गए थे। उन लोगों की आंखों के सामने वह भयानक दृश्य दूर ही नहीं हो रहा था। दोस्तों, अब हम मिलते हैं इसी कहानी के दूसरे भाग में।